हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू कार्तिक बायोलॉजी। अब मैं आपका बायोलॉजी टीचर कार्तिक। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसमें 4 टॉपिक है। जो कि पहले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सीरेशन। तो हम आज पहले टॉपिक के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर का हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं। हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या आज के इस लेक्चर में। पहला पॉइंट, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। और दूसरा होगा हमारा न्यूट्रिशन। उसके बाद से थर्ड होगा हमारा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है। तो आज हम इस 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। नोट डाउन हो गया? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। पॉज कीजिए। ठीक है। बच्चों, क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आता है लाइफ प्रोसेस होता क्या, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, जैसे कि नहाना धोना, काम करना, फिर घर ऑफिस जाना, फिर वहाँ से आना, या फिर बच्चों के लिए है नहा धो करके सुबह उठें, उसके बाद से खाना खाया, फिर अपने स्कूल गए। तो जो हम काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, वही होता हमारा एक प्रोसेस। तो एक लाइफ के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, तो इसके लिए हमारे सब्जेक्ट में 4 टॉपिक दिए हुए हैं कि लाइफ प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। इट इज़ द essential फॉर लाइफ। क्या क्या है? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है एक्सीरेशन। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे डिस्कस? न्यूट्रिशन। तो हम आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो जान लेते हैं खाना, फिर उसका रेस्पिरेशन होने का मतलब उसका कैटाबॉलिक प्रोसेस होना, कि जैसे कि उस फूड को, जो फूड हमने खाया है उसको तोड़ना,
उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने खाया है वो फूड अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएंगे तभी तो मतलब उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, और वो पार्ट जब अलग अलग पार्ट में जाएंगे तभी तो उसका एनर्जी बनेगा। और उसके बाद से एक्सीरेशन, जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट बने उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीरेशन। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, न्यूट्रिशन। बच्चों न्यूट्रिशन होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम जाने न्यूट्रिशन को, तो जो हम खाते हैं वही न्यूट्रिशन है। जो हमने खाया, फिर उसको हमने डाइजेस्ट किया, फिर उसको हमने जो उसका वेस्ट बचा उसको हमने एक्सक्रीट कर दिया, वही होता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ eating and utilizing of food is called nutrition। ठीक है, जो हम खाते हैं, ईटिंग ऑफ फूड, जो हमने भोजन खाया और उसका यूटिलाइजिंग हुआ मतलब एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद से हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके रहने का, खाने का अलग अलग अपना अपना अंदाज होता है। कोई ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, कोई कुछ अलग चीज़ पसंद करता है तो कोई कुछ अलग चीज़ पसंद करता है। तो वैसे अब यहाँ पे तो सारे लिविंग में आ जाते हैं, न्यूट्रिशन तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं न्यूट्रिशन के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या था, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जरा सही से लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा सके। हमारा थर्ड टॉपिक ही था डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होता क्या है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों जो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो सबसे पहले अपना भोजन खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक, एंड द ऑर्गेनिज्म डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
the organism that can prepare own food, okay, and the organism that cannot prepare own food is known as the heterotrophic। और एक डेफिनेशन और ले सकते हैं हम, द ऑर्गेनिज्म that can depend on other organism, ठीक है बच्चों। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते या फिर जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं उसे हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, और जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब जैसे कि अब कोई प्लांट है, वो सॉइल से अपना मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है और सन से फोटोसिंथेसिस करता है, उसके बाद से अपना फूड प्रिपेयर करता है और एयर से CO2 लेता है तो अपना फूड प्रिपेयर करता है। वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बनता है। तो हम पहले सब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ, या ऐसे ही कह रहे हैं, एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें all plant and some bacteria बच्चों, इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं सब के सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ग्रीन प्लांट ही मतलब जितने भी प्लांट आते हैं सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं जो ऑटोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि हाउ प्लांट मेक देयर फूड, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है। बच्चों, प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। तो अब जानते हैं क्या फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्लांट मेक देयर फूड। तो हम हेडिंग डालते हैं, हमारा फोर्थ क्या था, फोटोसिंथेसिस। Plant make their food by the process of photosynthesis।
ठीक है। प्लांट अपना फूड किससे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन तो आता है फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों प्लांट के लीफ में होता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है। अब इसमें जहाँ पे लीफ होंगे, जितने लीफ होंगे उसमें सब में से फोटोसिंथेसिस की होगी। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये अब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो सीधे सीधे थोड़ी ना हम अभी फूड खाते हैं तो सीधे सीधे थोड़ी ना कि चावल ही खा के रह जाते हैं या फिर सिर्फ चपाती ही खाते हैं, उसके साथ दाल भी होता है, उसके साथ सब्जियां भी होती हैं। तो ऐसे सीधे सीधे थोड़ी ना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा, उसके साथ साथ अपना इंग्रेडिएंट्स भी मिलाएगा। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स होता है सनलाइट। दूसरा क्या होता है H2O। थर्ड क्या होता है क्लोरोफिल। ठीक है। और फोर्थ क्या होता है CO2, मतलब गैसियस एयर में जो कि प्रेजेंट होते हैं CO2। ठीक है। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से मिल जाता है इनको, सन से मिल जाता है। सनलाइट आर प्रेजेंट इन सन, यहाँ से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। इनको सन से मिल गया लाइट। H2O कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से। ठीक है। अब यहाँ पे H2O के साथ साथ मिनरल भी नहीं मिलता। अब क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, ये ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। और CO2 कहाँ पे मिल जाता है, इन द एयर। ठीक है, एयर मीन एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से अपना ये CO2 ले लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हमें इंग्रेडिएंट्स याद नहीं हो रहे हैं या याद नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं जिससे उनको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। बस आप उस ट्रिक को एक बार फॉलो कर लीजिए। ठीक है। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट अगर हम कोई सब्जी बनाएं, वेजिटेबल बनाएं, मान लीजिए हम लोग कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें सब्जी डालते हैं, वेजिटेबल डालते हैं। अब सनलाइट को आप वेजिटेबल ले लीजिए। अब H2O पानी तो डालते ही हैं, हम लोग पानी किसी भी सब्जी में पानी तो डालते ही हैं, एक मिनट, पानी तो डालते ही हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। तो हम लोग हल्दी या मसाला तो सब्जी में डालते ही हैं, तो हम इसे टर्मरिक ले लेते हैं। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, उसी तरह से हम टर्मरिक या स्पाइस मसाले ले लेते। CO2 एयर। ठीक है, इसको हम सब्जी अगर बनाएं उसमें नमक ना डालें तो सब्जी बेकार है, किस काम की, तो हम नमक इसमें डालते ही हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। इसको वेजिटेबल बना लीजिए, इसको वाटर बना लीजिए। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल को हम टर्मरिक और स्पाइस, और उसके बाद से CO2 को हम साल्ट ले लेते हैं, नमक। ठीक है, अब एक कभी भी नहीं भूलेगा। इसके बाद हम आते हैं इसका यूज़ कहाँ पे है। मान लीजिए इससे तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन इससे इसका यूज़ कहाँ पे है, कहाँ पे प्रिपेयर करता है, कैसे इसका यूज़ करता है प्लांट, ये देखते हैं। एक बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी,
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं हम लोग। ये सन है, ठीक है, इसके पास लाइट एनर्जी की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ एक लीफ है, एक क्या बहुत सारे लीफ हैं, लेकिन हम फिलहाल एक ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये लीफ क्या करेगा, इसके अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं वहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करता है, जो सन की लाइट को ट्रैप करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, ट्रैपिंग ऑफ लाइट। इसके यूज क्या है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट या फिर लाइट ही कह लीजिए। दूसरा ये काम क्या करता है कि जो इसमें मतलब जो दूसरा पॉइंट होता है, अब ये लाइट, जब इसमें लाइट आता है, लाइट इसमें जब आता है तो वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि लाइट के फॉर्म में यहाँ पे ना रह करके वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि वो अब लाइट के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा तो उसको एटीपी के फॉर्म में मतलब रख सकता है, स्टोर कर सकता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, मतलब कि एक लाइट के फॉर्म से इसको केमिकल फॉर्म में करना, एटीपी में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, जो हमारा H2O है, मतलब वाटर है, वाटर मालिक्यूल टूट करके इसी में थर्ड पॉइंट नहीं बल्कि इसी में पॉइंट ऐड कीजिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर है वही टूट कर ब्रेक डाउन होकर के इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो यहाँ पे उसके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो CO2 आता है, CO2 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, C6H12O6 ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फार्मूला आता है जो कि हर साल पूछा जाता है, लगभग सभी साल पूछे गए हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। उस फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगभग हर साल ही आ जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी 1 नंबर में पूछ लेगा, कभी 2 नंबर में पूछ लेगा, कभी कभी वो MCQs में भी दे सकता है। तो उस फार्मूले को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि वो आएगा तो आएगा। वो फार्मूला क्या है, 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight।
क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज एंड 6O2, ठीक है, यही बनता है। उसके बाद से हम लोग इसके बाद देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, वेयर द फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्लांट के लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि जैसे कि ये लीव्स है मान लीजिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें छोटे छोटे कुछ बिल्डिंग्स बने होते हैं लाइक दिस, बहुत सारे बिल्डिंग बने होते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसमें 3 ही बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 3 ही हैं, इसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स बने होते हैं ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे, ठीक है, और इनके बीच में जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि इनका जो भी सबस्टेंस होता है इधर से उधर आना जाना लगा रहता है, और इस बिल्डिंग को हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है, और इस जंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। और यहाँ पे कुछ कुछ खाली खाली स्पेसेस होते हैं, इन्हें भी हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जो ये ग्रेना है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ग्रेना क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। मान लीजिए सन है, यहाँ पे क्या करता है, सनलाइट को ये ग्रेना ट्रैप करता है और अपने अंदर होल्ड करता है, और इसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर लेता है, ठीक है। और यहीं पे ही कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, कहाँ पे, यहीं पे C6H12O6, यहीं पे ही कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का, ठीक है। साथ साथ में स्ट्रक्चर बनाते चलिए और उसे रिवाइज करते रहिए, भूलेगा नहीं जल्दी। बच्चों वहीं पे छोटा सा एक पॉइंट और आता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार और फिर बता देते हैं, सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमने बताया था आपको H2O कहाँ पे मिलता है, सॉइल में। लाइट कहाँ पे से मिलता है, सन से। उसके बाद से आता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिंग प्लांट, ठीक है, ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है। और H2O के साथ साथ मिनरल भी मिलता है सॉइल से, ठीक है, मिनरल और H2O दोनों, मतलब मिनरल और वाटर दोनों सॉइल में मिलते हैं प्लांट को। उसके बाद से एक पॉइंट और आता है गैसियस, मतलब CO2। प्लांट को CO2 कहाँ से मिलता है, इन द एयर, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर प्रेजेंट है
वहाँ से इनको CO2 मिल जाता है। चलिए मान लिया कि CO2 प्लांट को मिल गए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो CO2 लेता कहाँ से है। उसके पास तो ना नाक है, ना मुंह है, ना तो कोई और चीज़ है कि जो दिख रहा है आपको कि वहाँ से CO2 वो इनहेल कर लेगा, या फिर का ऑक्सीजन एक्सेल कर देगा। तो इसका सबसे सीधा एक उसमें पोर पाया जाता है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर पाए जाते हैं उसके लिप्स में। उसी से अपना प्लांट अपना इनहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेलिंग ऑफ ऑक्सीजन करता है। अब वो पोर कैसे होते हैं क्या? लिप्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ठीक है, लिप के ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा कम होते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे वाले हिस्से की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, धूप की वजह से वो सूख भी सकता है, और नीचे वाले हिस्से पे कम लाइट पड़ती है, इस वजह से उसके नीचे ज़्यादा पोर होते हैं। अब इन पोर का क्या काम होता है, ये पोर होते कैसे हैं? इन पोर को हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। इन पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये बीच में हमारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो कि बीच में हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं से अपना वो एयर का आना और जाना लगा रहता है। अब इस बगल बगल में गार्ड सेल दे दिया होता है, जिससे जैसे कि अब हमारे घर के बाहर ही गार्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सुरक्षा के लिए, वैसे स्टोमेटा के लिए 2 गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। चलिए, अब ये स्टोमेटा हो गया, ये गार्ड सेल हो गया, लेकिन ये खुलता कैसे? अब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में दिन में ये खुला रहता है। दिन में मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जिससे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहे, दिन में ये खुला रहता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो रात में खुलते हैं, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा में रात में खुलता है, ये दिन में नहीं खुलता, क्योंकि वो रेगिस्तान वगैरह में मतलब उसका प्लांट होता है। तो क्या होगा ना कि उसके जो वाटर हैं वो सब के सब वेपराइज फॉर्म में लॉस हो जाएंगे, इसलिए वो रात में खुलता है। तो इसको हैंडल करता है, कंट्रोल कौन करता है कि ये कब खुलेगा और कब बंद होगा? इसके लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टोमेटा है और ये गार्ड सेल है। इसके बगल बगल में कुछ कुछ एडिशनल सेल लगे होते हैं, एडिशनल सेल लगे होते हैं। इसमें वाटर आता है और फिर यहाँ से होकर के इस गार्ड सेल में आ जाता है, यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे आकर के गार्ड सेल में। जब गार्ड सेल में वाटर भर जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है। जैसे कि आप कोई बैलून ले लीजिए, इस शेप का कोई बैलून है, मान लीजिए इस शेप का कोई बैलून है, जब जब तक इसमें एयर या वाटर भरा रहेगा तब तक इस अपने शेप में रहेगा। अब इसमें से वाटर या एयर निकाल दीजिए तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, ये कोई शेप ही नहीं रहेगा, इसका पता नहीं कौन से शेप का होगा। लेकिन जब इसमें अगर वाटर या फिर एयर फुलफिल कर देंगे तो अपना शेप ले लेगा। तो वैसे ही जब इसमें गार्ड सेल में वाटर फुलफिल हो जाता है तो ये अपना शेप ले लेता है, और जब रात होती है तो इसका वाटर जो है वो
लूज हो जाता है, मतलब वाटर इसमें से निकल जाता है, इसमें से वाटर निकल के एडिशनल सेल में चला जाता है। तो क्या होता है, ये मतलब श्रिंक हो जाता है। तो स्टोमेटा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाती है, श्रिंक हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट अपना गैसियस एक्सचेंज करता है। बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में 1 नंबर में, जैसे कि इस स्टोमेटा के बारे में जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्टोमेटा को हैंडल कौन करता है, मतलब कि उसको मेंटेन कौन करता है, उसको मतलब डिसाइड कौन करता है स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो सीधा सीधा उसका आंसर होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल जो होते हैं उसको मेंटेन करते हैं कब स्टोमेटा खुलेगा और कब बंद होगा, क्योंकि वाटर का आना जाना इन्हीं से लगा होता है। जब इनमें वाटर जाएगा तो ये खुल मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, लेकिन जब ये श्रिंक हो जाएंगे मतलब कि वाटर लूज हो जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अभी हम लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं आज इस लेक्चर का। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये मत सोचिएगा कि जो हमारी मम्मी खाना बनाती हैं किचन में वो ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि वो खुद खाना बनाती हैं तब खाती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करती हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक में वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, the organism that can not prepare on food, ठीक है, या फिर हम कह लें द ऑर्गेनिज्म that can depend on other, ठीक है। हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने में जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है और अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। क्या हुआ, अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनमें भी बटा हुआ है कि वो कितने टाइप के होते हैं, कि अपना अपना फूड किस तरीके से लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, इस बेसिस पे बटा हुआ है कि जैसे कि सबके अपने खाने के तरीके अलग होते हैं, रहने के तरीके अलग होते हैं, तो उसी बेसिस पे ये टाइप दिया गया है कि उनके मतलब किस तरीके से अपना फूड वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रिपेयर तो नहीं करते हैं लेकिन किस तरीके से अपना फूड टेक करते हैं, मतलब अपना फूड लेते हैं। बच्चों इनको 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है हमारा सेप्रोफाइट, दूसरा हमारा पैरासाइट, तीसरा हमारा होलोजोई। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है सैप्रोफाइट क्या होता है, व्हाट इज सैप्रोफाइट। तो बच्चों सैप्रोफाइट वो होता है जो कि डेड और डिकेइंग बॉडी पे ग्रो करता है। जैसे कि फंजाई, फंजाई क्या है कि जहाँ पे सड़े मरे हुए बॉडी होंगे वहीं पे ये ग्रो करेगा और उसी को वो मतलब ईट करके ग्लूकोज के फॉर्म में उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो on the decayed and dead organism। ठीक है। अब उसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं पहले। फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया ऑलराउंडर है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक भी होता है और यहाँ पे सेप्रोफाइटिक भी होता है, वो हर जगह कहीं ना कहीं घुस जाता है। उसके बाद से आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि जो दूसरे बॉडी पे डिपेंड होता है, बिना उसे किल किए वहाँ से अपना फूड लेता रहता है और उसमें एग्जिस्ट करता रहता है। जैसे कि टिक्स, लीच, लाइकेंस, कास्क्यूटा। This type of organism live in other body, अदर ऑर्गेनिज्म कह लें या फिर बॉडी विदाउट किलिंग। अब इसका एग्जाम्पल होता है लीच, लाइकेन, टिक्स, कास्क्यूटा। बच्चों ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दूसरे के बॉडी में घुस करके मतलब उसी के बॉडी में रहते हैं और वहीं से ही अपना फूड लेते रहते हैं और एग्जिस्ट करते रहते हैं। जैसे कि मतलब एक जुए होती हैं, जुए दूसरे के बाल में पड़ जाते हैं, वो वहीं से ब्लड सक करते रहते हैं और वहीं पे रहते हैं और एग्जिस्ट मतलब करते रहते हैं और वो आपके बॉडी से ब्लड सक करके अपना फूड लेते रहते हैं। तो वैसे ही एक कास्क्यूटा प्लांट है जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाइट कलर का होता है, वाइटिस, ये ग्रो करता रहता है और यहीं से अपना फूड इसी प्लांट से ये लेता रहता है और अपना ग्रोथ करता रहता है। वैसे ही लाइकेंस एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक इंसेक्ट होते हैं जो कि ब्लड सक करते रहते हैं। लीच भी उसी तरह के, टिक्स भी, सब के सब दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और वहाँ से अपना फूड लेते रहते हैं। अब आता होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं ऑल आर होलोजोइक, सब के सब क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का सभी पार्ट यूज़ करते हैं फूड को
डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में ये सभी के सभी अपना पार्ट यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व द होल बॉडी फॉर न्यूट्रिशन, या तो कहना है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म use या कहें इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होल बॉडी फॉर डाइजेशन। ठीक है, ये अपने पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स ही आ जाते हैं, जो कि अपने बॉडी का, जैसे कि हमने बक्कल कैविटी से फूड को लिया, उसके बाद से स्टमक में हमारा डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद से हमने एक्सक्रीट कर दिया, मतलब जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हमने एक्सक्रीट कर दिया। तो हमने बक्कल से शुरू किया, एनस तक आया, तो हमने पूरे होल बॉडी का यूज़ किया ना, तो यहाँ पे इसीलिए हम उसको कहते हैं होलोजोइक। एनिमल ले लीजिए इसका एग्जाम्पल, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये मत भूलिएगा कभी भी ह्यूमन बीइंग्स होलोजोइक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं कि ह्यूमन क्या होते हैं, पैरासाइट, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइट। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते रहते हैं बोर्ड में, तो ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है, ह्यूमन आर होलोजोइक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, जो कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद से ये न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। तो थैंक यू।